वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में अपन देखने वाले कल के पेपर में आने वाले डिस्टिंग्विश, इसके अलावा आपको और कोई भी डिस्टिंग्विश की तैयारी नहीं करनी है। जो भी डिस्टिंग्विश कल के पेपर में आएंगे वो सारे के सारे आपको यही तुम्हारे लेक्चर से कवर हो जाएंगे। तो ये डिस्टिंग्विश सारे अच्छे से पढ़ लो, आपका पूरा पढ़ाई पूरा डिस्टिंग्विश का मार्क्स यही वीडियो से कवर होने वाला है। तो सबसे पहले अपन टॉपिक नंबर 1 के बारे में बात करते। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक नंबर 1 में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है। जो डिस्टिंग्विश है वो टॉपिक नंबर 2 से शुरू होते। तो सबसे पहले अपन टॉपिक नंबर 2 के डिस्टिंग्विश कवर करेंगे। तो टॉपिक नंबर 2 का जो पहला डिस्टिंग्विश है वो है प्लानिंग वर्सेस ऑर्गेनाइजिंग। सर प्लानिंग किसको बोलते? कोई भी काम एडवांस में तय करना उसको प्लानिंग बोलते। एंड वो काम तय जो किया है उसको हासिल करने के लिए जो चीजें अपने को चाहिए वो चीजें एक साथ लाने को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इन शॉर्ट बात करेंगे कि अगर आपको आपने डिसाइड किया कि मेरे को 90% मार्क्स लाने, तो 90% मार्क्स लाना ये अपना टारगेट है और 90% मार्क्स लाना ये आपने एग्जाम के पहले ही तय किया है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लानिंग। अभी 90% मार्क्स लाने के लिए आपको नोट्स चाहिए, टीचर चाहिए, नोटबुक चाहिए, ये सारी चीजें आपने पहले तय की और उसको एक साथ लाया, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। तो देख लो व्हाट इज प्लानिंग। पहला पॉइंट है आपका मीनिंग। प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब क्या करना है। उसके बाद में हाउ टू डू, कैसे करना है। देन हु इज टू डू इट, कौन करेगा। एंड व्हेन टू डू इट, कब करना है। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर कवर होती है। देन ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। डिफाइनिंग मतलब तय करना और ग्रुपिंग मतलब इकट्ठा करना, एकत्र करना। क्या एकत्र करना? ऑल दैट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड डेवलप रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पहले डिफाइन मतलब तय करना है क्या क्या चीज चाहिए प्लान हासिल करने के लिए, और ग्रुपिंग वो सारी चीजों को इकट्ठा लाओ। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड डेवलप रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, और उनके बीच में रिलेशन डेवलप करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। शॉर्टकट बात करता हूं मैं, कोई भी चीज एडवांस में डिसाइड करना दैट इज प्लानिंग, और एडवांस में डिसाइड की हुई चीज हासिल करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजों को इकट्ठा करना, उसको ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या उद्देश्य है प्लानिंग का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू सेट गोल। गोल मतलब ध्येय निश्चित करना, टारगेट। एंड चूज द वे टू अचीव दैट गोल। चूज द वे का मतलब रास्ता तय करना। रास्ता तय करना कि कैसे वो गोल अपने को अचीव करना है। तो बोलो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल सेट करो और परफेक्टली रास्ता चूज करो जो रास्ते के मदद से आप गोल अचीव कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई तय करो, एंड ब्रिंग टुगेदर इकट्ठा लाओ। क्या इकट्ठा लाओ? ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जैसा मैंने आपको बोला, आपने जो प्लान किया है वो प्लान अचीव करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। तो वो सारी चीजें एक साथ लाने को आप क्या कहते हो? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या मैंने बोला? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर। पहला आइडेंटिफाई करो और एक साथ लेके आओ वो सारी चीजें जो आपका प्लान हासिल करने के लिए मदद करने वाली है।
एरिया ऑफ फंक्शन, फंक्शन मतलब काम, प्लानिंग के अंदर कौन से काम होते हैं और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन सा काम होता है, ये अपन देखने वाले। प्लानिंग इंक्लूड द फंक्शन लाइक सेट अ गोल्स, प्लानिंग के अंदर पहला काम होता है गोल सेट करना एंड सिलेक्ट द बेस्ट वे टू अचीव दैट गोल, गोल सेट करो और बेस्ट रास्ता चूज करो का टू अचीव दैट गोल, वो गोल हासिल करने का बेस्ट रास्ता चूज करने को ही क्या चूज करने का काम ही किसके अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन से फंक्शन होते हैं, लाइक ग्रुपिंग एक्टिविटीज, जैसा मैंने बोला आपको सारी चीजें एक साथ लेके आएंगे, 90% लाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, एंड ब्रिंगिंग ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुपिंग इकट्ठा करनी है वो चीजें और एक साथ लेके आना है ताकि आपने जो प्लान किया है उसको आप हासिल कर सकते हो। ये काम किसके अंदर होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। फैक्टर्स, घटक, प्लानिंग के अंदर कौन से घटक आते और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन से घटक आते। देखो बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में दो चीजें रहती है, एक तो अपना रहता है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर रहते, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर रहते। तो ये जो प्लानिंग वाला फैक्टर है उसके अंदर, प्लानिंग वाला जो फंक्शन है उसके अंदर सॉरी दोनों फैक्टर्स आते हैं, वन इज इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अंदर के और एक्सटर्नल मतलब बाहर के। तो प्लानिंग करते टाइम इंटरनल फैक्टर के बारे में सोचना पड़ता है और एक्सटर्नल भी, इंटरनल जो कंपनी के अंदर है और एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी दोनों फैक्टर्स आते हैं, कौन से, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, कंपनी के अंदर के भी और कंपनी के बाहर के भी। तो ये हो गए लगातार आपके 4 पॉइंट्स। उसके अगले पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, ऑर्डर, उसका अगला पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, क्रम। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस मैनेजमेंट करने के टोटल 6 फंक्शन है और 6 फंक्शन में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, प्लानिंग। इसके लिए कहा जाता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और उसके अगला ये है, इसके लिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग फॉलो द प्लानिंग फंक्शन, मतलब प्लानिंग के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करता है किसको, प्लानिंग को। पहला प्लानिंग करना पड़ता है और बाद में ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद में रिसोर्सेस, प्लानिंग के लिए कौन से रिसोर्सेस की जरूरत होती है और ऑर्गेनाइजिंग के लिए कौन से रिसोर्सेस की जरूरत होती है। रिसोर्सेस स्रोत, साधन संपत्ति, कौन से रिसोर्सेस चाहिए प्लानिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है प्लानिंग रिक्वायर्ड ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, प्लानिंग के लिए सारे रिसोर्सेस की जरूरत है। ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, और सेम ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी पूरे रिसोर्सेस की जरूरत होती है। तो प्लानिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑल रिसोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑल रिसोर्सेस। अगला पॉइंट है नेचर। नेचर का मतलब होता है स्वरूप। नेचर मतलब स्वरूप। स्वरूप मतलब क्या, प्लानिंग बिजनेस में कब तक चलता है और ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस में कब तक चलता है। तो बिजनेस में जो प्लान है ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। जब तक तुम्हारा बिजनेस रहेगा तब तक आपको बिजनेस में प्लानिंग करने पड़ेंगे। इसके लिए प्लानिंग को लिखा जाता है कि ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं है। एक बार आपको जो चीजें चाहिए वो आपने इकट्ठा कर ली तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है, खत्म होता है। उसके बाद में लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग करने के लिए
कौन सा लेवल काम करता है। जैसे कि लेवल मतलब पोजीशन, बिजनेस में 3 पोजीशन पे लोग काम करते हैं। एक होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। तो प्लानिंग करने का काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। जो बिजनेस का मान लो बॉस है, सीईओ है, या तो और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये जो बिजनेस में सबसे ऊपर पोजीशन पे आते हैं वही सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग टॉप एंड मिडिल लेवल, टॉप एंड मिडिल लेवल, टॉप एंड मिडिल लेवल जो है वो बिजनेस का ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं। एक बार स्मॉल रिकैप करते हैं अपन ये पूरे डिस्टिंग्विश को। देखो सबसे पहला व्हाट इज प्लानिंग, कोई भी काम एडवांस में डिसाइड करना कि वो काम कैसे करना है, कौन सा काम करना है, कब करना है, कौन करेगा, उसको प्लानिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑल द रिसोर्सेज। पहले आपको तय करना पड़ेगा कि कौन से अपने को रिसोर्सेज की जरूरत है वो किया हुआ प्लान हासिल करने के लिए। तो वो सारे रिसोर्सेज पहला तय करो और उसको एक साथ लेके आओ। फिर प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल सेट करना और परफेक्ट रास्ता तय करना वो गोल अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग का मेन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मेन का पहला होता है आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। उसके बाद में एरिया ऑफ फंक्शन, प्लानिंग के अंदर कौन से काम किए जाते हैं और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन से काम किए जाते हैं। तो प्लानिंग के अंदर कौन सा काम होता है, सेट goals and select the best way to achieve that goal. And organizing include grouping activities and bringing all required resources together. प्लानिंग के अंदर दोनों फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी दोनों फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद में ऑर्डर, प्लानिंग पहला फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा फंक्शन है। प्लानिंग के लिए ऑल रिसोर्सेस चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए ऑल रिसोर्सेस चाहिए। प्लानिंग का नेचर कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ये नॉट कंटिन्यूस एक्टिविटी है। प्लानिंग करने का काम टॉप लेवल करता है और ऑर्गेनाइजिंग करने का काम टॉप एंड मिडिल लेवल करता है। ये टॉपिक का दूसरा डिस्टिंग्विश आपके सामने, दैट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग वर्सेस डायरेक्टिंग, स्टाफिंग वर्सेस डायरेक्टिंग, स्टाफिंग वर्सेस डायरेक्शन, स्टाफिंग वर्सेस डायरेक्टिंग। देखो आपने प्लान किया, आपने जो चीजें चाहिए वो सारी चीजों को एक साथ लाया, अभी आपको एक्चुअल में काम शुरू करना पड़ेगा। और एक्चुअल में काम शुरू करने के लिए आपके कंपनी में एम्प्लॉयज होने चाहिए और एम्प्लॉयज को राइट जॉब पे रखना मतलब ही क्या होता है, स्टाफिंग। और राइट एम्प्लॉयज को राइट जॉब पे रख के उसको सही काम की दिशा दिखाना, उसको बोलते हैं डायरेक्शन। उसको मोटिवेट करना, उसको गाइडेंस करना, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना, ये सारा काम डायरेक्शन के अंदर कवर होता है। तो देख लो व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर। देखो एम्प्लॉइज को और मैनेजर को काम पे रिक्रूट करना, उसके बाद में उनका सिलेक्शन करना, उनके अंदर डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका जो सैलरी वगैरह है, रेम्यूनरेशन है, वो सारा चीज उनको देना, ये सारी चीजें आपके स्टाफिंग में कवर होती है। डायरेक्शन में, डायरेक्शन मीन्स द गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग। देखो गाइड मार्गदर्शन करना, इंस्पायरिंग मतलब क्या, मोटिवेशन करना, मोटिवेशन दोज मैन एंड वुमन हु आर अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो जो लोगों ने वो एक्चुअल में काम हाथ में लिया है, जो अपना प्लान हासिल करना है, वो प्लान हासिल करने का काम अपन ने जिनको दिया है, वो लोगों को मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको गाइड करना, ये सारा काम डायरेक्शन के अंदर कवर होता है। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज टू
ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। स्टाफिंग का मेन उद्देश्य क्या है? तो स्टाफिंग का मेन उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज टू अपॉइंट राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस एंड ऑन अ राइट टाइम। देखो, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे काम पे रखना, ये स्टाफिंग का मेन उद्देश्य है। सही आदमी को सही टाइम पे सही जॉब पे रखना, ये स्टाफिंग का मेन उद्देश्य है। डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट एम्प्लॉइज, दिशा दिखाना किसको? एम्प्लॉइज को, टू वर्क डन इन अ राइट वे। देखो, डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉइज आपके कंपनी में काम पे आते, वो सारे एम्प्लॉइज को जो टारगेट अपने को हासिल करना है, वो टारगेट हासिल करने के लिए उनको परफेक्ट रास्ता दिखाना, परफेक्ट गाइडेंस करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है डायरेक्शन का। एरिया ऑफ फंक्शन, स्टाफिंग में कौन सा काम किया जाता है एंड डायरेक्शन में कौन सा काम किया जाता है। स्टाफिंग इंक्लूड फंक्शंस लाइक, देखो स्टाफिंग में कौन सा काम होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने मीनिंग में पढ़ा है। रिक्रूटमेंट, सही आदमी को रिक्रूट करो, काम पे रखो। सिलेक्शन, सही आदमी का सिलेक्शन करो, उसमें कुछ कमी रहेगी तो उसको डेवलप करो, ट्रेनिंग दो उसको। एंड रेम्यूनरेशन, किसको? एम्प्लॉइज एंड मैनेजर। पूरा चीज सेम टू सेम लिखा है, इधर खाली स्टाफिंग मीन्स, इधर स्टाफिंग इंक्लूड। स्टाफिंग इंक्लूड कौन सा फंक्शन? तो ये सारा फंक्शन। डायरेक्शन इंक्लूड फंक्शंस लाइक, डायरेक्शन में क्या क्या काम किया जाता है? वर्कर्स को गाइड करना, वर्कर को इंस्पायर करना, वर्कर को मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, किसको? एम्प्लॉइज को। तो एम्प्लॉय जो रहते हैं वो एम्प्लॉइज को गाइड देने का काम, उनको इंस्पायर करने का, उनको मोटिवेट करने का, उनको इंस्ट्रक्शन देने का, ये सारा काम आपको डायरेक्शन के अंदर करना पड़ता है। उसके बाद में आता है घटक। देखो, दो ही फैक्टर्स रहते हैं, एक होता है तुम्हारा क्या, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है इंटरनल एक्सटर्नल। तो स्टाफिंग के अंदर देखो क्या लिखा है, इंटरनल फैक्टर्स, ओनली इंटरनल फैक्टर्स। और वो भी कौन आता है? ह्यूमन। आपको पता है इंटरनल फैक्टर स्टाफिंग के अंदर खाली अपने कंपनी के एम्प्लॉय रहते, और अपने कंपनी के एम्प्लॉय अपना इंटरनल फैक्टर है, ठीक है? होता है ऑल कम्स अंडर इंटरनल फैक्टर। तो एम्प्लॉइज मतलब कौन सा? रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। डायरेक्शन, इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर इन डायरेक्शन प्रोसेस। इधर भी बोलो किसको डायरेक्शन दिया जाता है? एम्प्लॉइज को। कौन देता है? कंपनी का बॉस। कंपनी का बॉस कंपनी के अंदर का है, और कंपनी के एम्प्लॉइज वो भी कंपनी के खुद के। तो यहाँ पे भी आपको इंटरनल फैक्टर्स ही आते। अब इंटरनल फैक्टर्स में कौन आता है? ह्यूमन, ह्यूमन मानवीय स्रोत। आगे ऑर्डर, सीक्वेंस इनका आपको पता है। पहला आता है प्लानिंग, प्लानिंग को कौन फॉलो करता है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग को कौन फॉलो करता है? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग फॉलो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। और डायरेक्शन किसको फॉलो करता है? डायरेक्शन इसके पहले दोनों को। डायरेक्शन के पहले कौन था? स्टाफिंग। उसके पहले कौन था? ऑर्गेनाइजिंग। तो डायरेक्शन फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फंक्शन। इसके पहले के दोनों को ये फॉलो करता है। रिसोर्सेस, स्टाफिंग के लिए लोगों की जरूरत होनी चाहिए, वर्कर की जरूरत होती है। तो स्टाफिंग रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्सेस। और इधर डायरेक्शन भी अपन वर्कर्स को देते हैं, तो इधर डायरेक्शन आल्सो रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्सेस। उसके बाद में नेचर, नेचर का मतलब होता है स्वरूप। तो स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डायरेक्शन आल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर चलने वाले प्रोसेस है दोनों। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बोला बिजनेस में टोटल 3 लेवल रहते, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये जो स्टाफिंग का काम है वो कौन करता है? तो स्टाफिंग का काम मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। द मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द स्टाफिंग एक्टिविटीज। स्टाफिंग का काम मिडिल आणि टॉप लेवल का लोग करते, एंड डायरेक्शन का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डायरेक्टिंग एक्टिविटीज। तो डायरेक्शन का काम ओनली मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है।
स्मॉल रिकैप करते हैं। बोलो, वर्कर्स को काम पे रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको टाइम पे पेमेंट करना, ये सारा चीज स्टाफिंग में होता है। जो वर्कर्स को अपने काम पे रखा है उनको इंस्पायर करना, उसको गाइड करना, ये डायरेक्शन में चला जाता है। ऑब्जेक्टिव, स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव सही आदमी को सही जगह पे रखना, सही टाइम पे रखना। उसके बाद में डायरेक्शन का, जो भी एम्प्लॉयज आपने काम पे रखे उनको क्या करो, सही रास्ता बताओ कि बाबा कैसा अपने को ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। एरिया फंक्शन, इसके अंदर कौन से काम होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन। और डायरेक्शन में कौन से काम होते हैं, वर्कर्स को गाइड करना, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना। फैक्टर्स, इसमें आता है ह्यूमन फैक्टर्स, मतलब इंटरनल वाले, इसमें भी आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, ओनली इंटरनल वाले। और स्टाफिंग जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है, डायरेक्शन ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बाद आता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए, इसमें भी ह्यूमन रिसोर्सेस, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ये जो स्टाफिंग का काम है वो मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल करता है, और ये जो डायरेक्शन का काम है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। एंड द लास्ट डिस्टिंग्विश ऑफ दिस टॉपिक, ये टॉपिक का आखिरी डिस्टिंग्विश आपके सामने है, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। बोलो, आपने जो काम शुरू कर किया है, जो वर्कर्स को आपने काम पे रखा था और उनको पर्टिकुलर काम करने को आपने बोला कि ये काम आप लोग क्या करो, चालू करो। अभी मान लो वो लोगों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब एक अलग दिशा में काम कर रहा है, दूसरा अलग दिशा में काम कर रहा है, इसके कारण कंपनी का काम पूरा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको लोगों के बीच में, वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। देन कंट्रोलिंग, मान लो टारगेट सेट किया था 90 मार्क्स का, लेकिन अपना मेहनत ऐसा जा रहा है जिससे 50% भी ना मिले, तो आप टारगेट अलग दिशा में और अपना मेहनत चल रहा है अलग दिशा में, तो वो मेहनत जो गलत दिशा में जा रहा है, जो अपना मेहनत जो भटक रहा है, उसको हटा के सही रास्ते पे लाना, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। तो देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन मीन्स orderly arrangement of a group efforts to provide a unity of action to achievement of the common goal। देखो क्लियर, एकदम सिंपल भाषा में लिख के दिया है। 4 वर्कर्स है, लेकिन चारों लोगों का काम एक दिशा में नहीं जा रहा है। चारों लोग, ये अपना अलग काम कर रहा है, दूसरा अलग काम कर रहा है, तीसरा अलग काम कर रहा है, तो जो मेन काम है वो अचीव ही नहीं हो रहा है। तो ये चारों लोगों का जो काम अलग अलग दिशा में भाग रहा है, वो काम एक ही दिशा में लाना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, कंट्रोलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। देखो, एक्चुअल रिजल्ट को और डिजायर्ड रिजल्ट को एक साथ लेके आने का है। बिकॉज मैंने कैसा बोला, अपना डिजायर कितना है 90% का, एक्चुअल कितना चल रहा है तुम्हारा 50% का, तो इससे एक्चुअल दूर जा रहा है और डिजायर कुछ अलग है। तो ये जो दोनों के बीच में दूरी है, जो अपना रास्ता भटक रहे, वो रास्ता एक जगह पे लेके आना, ये काम केस में किया जाता है कंट्रोलिंग में। ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, बोलो कोऑर्डिनेशन का क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ coordination, objective of coordinating is to develop the unity of employees action for a smooth function। जो एम्प्लॉइज का एक्शन चल रहा है, एम्प्लॉइज का जो कामकाज चल रहा है, वो कामकाज के बीच में यूनिटी लाना। जो एम्प्लॉइज का कामकाज चल रहा है, वो कामकाज के बीच में यूनिटी लाना, यही ऑब्जेक्टिव है किसका, कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेटिंग का। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, 4 एम्प्लॉइज है, लेकिन चारों का रास्ता अलग अलग है, चारों अलग दिशा में काम कर रहे, और टारगेट एक है, लेकिन काम लोगों का अलग अलग दिशा में जा रहा है। चारों का आपस में कोई भी मिलाप नहीं है, चारों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, एम्प्लॉइज का जो एक्शन है
उसको उसके अंदर या एम्प्लॉय के कामकाज के अंदर क्या लाने का है? यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता लाने का है, ताकि कंपनी का कामकाज कैसा चले? स्मूथ चले। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू प्लान। देखो, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंश्योर, खातरी करके लो, एश्योरिटी करके लो, क्या चीज? कि बाबा ऑब्जेक्टिव जो अपन अचीव कर रहे हैं वो प्लान के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि प्लान है 90% का, लेकिन काम चल रहा है 50% का, तो ये ऑब्जेक्टिव जो अपना है और जो काम चल रहा है वो एक दिशा में नहीं है, तो वो चेक करना किसमें होता है? कंट्रोलिंग में। एरिया फंक्शन बोलो, कोऑर्डिनेटिंग में कौन से काम होते हैं? कंट्रोलिंग में कौन से काम होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग इंक्लूड फंक्शंस लाइक bring together the efforts of top level, middle level and lower level of organization। देखो, बिजनेस में 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, और तीनों अगर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होकर काम नहीं कर रहे तो कोऑर्डिनेशन का मेन वर्क यही है कि ये तीनों लेवल को इकट्ठा लाना। वहां पे लिख के दिया ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठा लेके आओ, किसको? वो तीनों लेवल्स को। कौन से वाले? टॉप, मिडल एंड लोअर। कंट्रोलिंग का मेन काम, कंट्रोलिंग इंक्लूड द फंक्शंस लाइक, कंट्रोलिंग में क्या होता है? जो तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो तुम्हारा टारगेट वाला परफॉर्मेंस है वो दोनों को आपस में कंपेयर करना। कंट्रोलिंग इंक्लूड द फंक्शंस लाइक कंपेयरिंग, तुलना करो। तुलना किसकी तुलना करो? एक्चुअल परफॉर्मेंस की किसके साथ? डिजायर परफॉर्मेंस के साथ। एक्चुअल परफॉर्मेंस 50% का, डिजायर परफॉर्मेंस 90% का, तो दोनों के बीच में कंपेयर करो एंड टेकिंग द करेक्टिव स्टेप्स एज रिक्वायर्ड। और अभी जो अपना ये जो रास्ता भटक गया है तो वो रास्ता सही जगह पे लाने के लिए परफेक्ट स्टेप लेना, ताकि अपना मेहनत भी वही दिशा में जाए जो दिशा में अपना क्या है? टारगेट है। उसके बाद में फैक्टर्स, कौन से घटक आते? इंटरनल फैक्टर्स आर कंसिडर इन अ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। इसमें भी आता है ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनल कंपनी के अंदर के, और इसमें दोनों फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल भी एंड एक्सटर्नल भी। कंट्रोलिंग में दोनों आते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, कंपनी के अंदर के भी और कंपनी के बाहर के भी। और ये तुम्हारा सीक्वेंस, ऑर्डर, क्रम। बोलो, कोऑर्डिनेटिंग फॉलो करता है किसको? डायरेक्टिंग फंक्शन को, क्योंकि चौथे नंबर पे डायरेक्टिंग था, तो डायरेक्टिंग के बाद में कौन आता है? कोऑर्डिनेटिंग। तो ऐसा कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग फॉलो करता है किसको? डायरेक्टिंग को। और ये किसी को फॉलो करता है? ये सबको फॉलो करता है, क्योंकि ये बिजनेस का कौन सा फंक्शन है? लास्ट फंक्शन है। सो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी रिसोर्सेस बोलो, कोऑर्डिनेटिंग के लिए कौन से रिसोर्सेस चाहिए? ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस भी चाहिए और अदर भी। कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, ऑल, इधर आता है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस, इधर आता है ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। नेचर, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ये कंट्रोलिंग इज अ स्टार्ट्स व्हेन द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड, मतलब ये जो तुम्हारा कंट्रोलिंग है वो शुरू से चालू नहीं होता। ये कब चालू होता है? जब तुम्हारा एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, एक्चुअल प्लान का काम चालू हो गया है, जब तुम्हारा काम शुरू होता है। अभी प्लान डिसाइड किया 90% लाने का, लेकिन जब तू पढ़ाई करने के लिए बैठेगा ना, तभी तेरा कौन सा फंक्शन चालू होता है? कंट्रोलिंग। उसके आगे वो कंटिन्यू रहता है। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग करने का काम कौन करता है? ऑल लेवल्स। इसमें तीनों लेवल्स आते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तीनों लेवल में होना जरूरी है। और कंट्रोलिंग का काम करने का कौन करता है? टॉप एंड मिडल लेवल। टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला, आपके सारे डिस्टिंग्विश कवर होंगे। फिलहाल ये वीडियो में आपने टॉपिक नंबर 2 के डिस्टिंग्विश कवर किए। इसके अगले वीडियो में मैं आपको टॉपिक नंबर 4 के डिस्टिंग्विश कवर करा के दूंगा। उसके अगले वीडियो में मैं आपको टॉपिक नंबर 5 के डिस्टिंग्विश करा के दूंगा।
और फिर द सिंगल डिस्टिंग्विश फ्रॉम टॉपिक नंबर 7। ऐसे 4 ही टॉपिक के आपको डिस्टिंग्विश कवर करने फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल आपको ये वीडियो समझा रहेगा और ये डिस्टिंग्विश अगर आपको हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर ये चैनल पे आप नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।